दोस्तों एटलीस्ट फॉर नाउ ऑन दिस ट्रिप एक आखिरी बार आप सभी का स्वागत करता हूं जापान देश से मेरी आखिरी सुबह में। वक्त हुए सुबह के 6:45 और अपने एयरबीएनबी से चेकआउट करके अपने बैग्स उठा के मैं निकल पड़ा हूँ पास वाले ट्रेन स्टेशन के लिए। ट्रेन लेने के लिए कहाँ की? ओसाका के एयरपोर्ट की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं ओसाका एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो मेरी अगली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। तो दरअसल इसका जवाब मैं भी नहीं जानता। जापान में पूरा 1 महीना बिताने के बाद मैंने डिसाइड करा कि चलो जापान से एक बार के लिए ब्रेक लेते हैं और मैं यहाँ से जाता हूँ यूएस, न्यूयॉर्क जाता हूँ। और जब मैं जापान से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट्स देखने लगा, इन दिनों प्राइसेस इतने ज़्यादा महंगे हो रखे, इतने इन्फ्लेटेड है फ्लाइट्स के प्राइसेस वॉर की वजह से, क्योंकि जो वॉर चल रही है उससे एक तो फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है, फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, काफ़ी एयर स्पेसेस बंद है, तो एयरलाइंस भी ऑल्टरनेट रूट्स लेने लग रही है। तो यानी कि मैं ओसाका से अगर न्यूयॉर्क जाता तो फ्लाइट पड़ रही थी 1.25 लाख रुपए के करीब, और डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी है। तो मैंने सोचा 1.25 लाख रुपए अगर मुझे खर्च नहीं है तो क्यों ना एक बार इंडिया घर वालों से मिल के आगे निकल जाऊं, वहां से भी इतना ही खर्चा आएगा अमेरिका जाऊंगा तो दरअसल मैंने क्या किया कि यहाँ ओसाका से 35-37 हज़ार रुपए की फ़्लाइट करा ली दिल्ली की, और फिर दिल्ली से लगभग 70 हज़ार के करीब की फ़्लाइट करा ली न्यूयॉर्क अमेरिका की। मतलब यहाँ से मैं दिल्ली पहुंचूंगा और उसके ठीक 2 दिन बाद मैं निकल जाऊंगा न्यूयॉर्क। ये मेरा प्लान था और आज की वीडियो भी यही होने वाली थी कि हम ओसाका से न्यूयॉर्क तक का सफ़र तय करेंगे। लेकिन जब मैंने फ़्लाइट्स बुक करा के अपने घर वालों को भेजी रात को, तो घर वाले, वैसे तो मैं दुनिया की पता नहीं कितनी डिस्टर्ब्ड जगह पे जा चुका, वॉर जोन्स में, पता नहीं कैसे कैसे एरियाज में, और कभी भी इतना स्ट्रिक्टली वो मना नहीं करते। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरी फ्लाइट थी वो एमिरेट्स की थी और वो दुबई होके जाने लग रही थी, और क्योंकि इस टाइम दुबई में काफ़ी अटैक्स होने लग रहे हैं, 2 तो उनको एलो कर देते हैं, मिसाइल्स दागी जाने लग रही है, एयर स्पेस काफ़ी इफेक्ट हुआ है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, डिलेज हो रहे हैं। इस वजह से मेरे घर वाले सीधा बोले दुबई से होके नहीं आना। इससे पहले आगे बताऊं, ये देखो कुछ सकूरा के फूल खिले हुए, एक आखिरी बारी इन सकूराओं से ना, वैसे मैं चेरी ब्लॉसम से मैं दाप चुका हूँ। मतलब पीक सीज़न है जापान का, इसके जो ब्लूम होते हैं पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं, सकूरा, चेरी ब्लॉसम। लेकिन भाई फूल ही तो है यार, सारे एक जैसे फूल होते हैं। मेरे को तो कोई खास इनमें बात नहीं लगी, इतनी ज़्यादा हाइप बनाई हुई थी, दूसरे दिन ही बोर हो जाते हैं। एनीवे, घर वाले सीधा मना कर गए, भाई ये फ़्लाइट नहीं लेनी, दूसरी फ़्लाइट करा ले अपनी, ये कैंसिल हो तो कर ले। और वो कैंसिल भी नहीं होने लग रही। तो अब मैं भी नहीं जानता कि मैं दिल्ली पहुंच के आगे कहाँ जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर जाऊँगा। तो आज की वीडियो में अपन यहाँ से ओसाका से सफ़र तय करेंगे दिल्ली तक का, और दिल्ली से मेरी अगली डेस्टिनेशन का, जो कि मैं अभी वीडियो की शुरुआत में नहीं जानता। आधा सफ़र जब अपना हो जाएगा तब मैं जान जाऊँगा ऑब्वियसली। क्या पता किस कॉन्टिनेंट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पता न्यूयॉर्क ही चले जाए, लेकिन किस रूट से जाएंगे ये भी नहीं जानता। तो वो पूरा सफ़र अपन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ये देखो भाई, एबिसु रिवर, इसको ये क्या कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं इस पर? वो देखो परली साइड 2 टन बोरी, और जो इनका वो ग्लाइकोमैन है इधर खड़ा होगा, वो हाथ उठा के चलते हैं। अपन किधर जाने लग रहे हैं? अपन जा रहे हैं नाम्बा स्टेशन। नाम्बा स्टेशन से डायरेक्ट मेरे ख्याल से फास्ट ट्रेन चलती है थोड़ी एयरपोर्ट तक की। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर था मेरे एयरबीएनबी से। दूसरा शॉर्टकट था कि एक दूसरी मेट्रो लेके पहुँच जाऊँ। मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं 1.5 किलोमीटर। तो स्क्रीन पे बाकी आप कुछ वीडियोस देख पा रहे होगे, शिंसाइबाशी की, 2 टन बोरी की। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बहुत दिखा दिए, और ओसाका शहर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा समय बिता दिया। इतने दिन बिताने यहाँ पे ज़रूरी है नहीं, मैं 10-12 दिन बिता चुका इधर, और 2-3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है करने को। मेरी जो फ़्लाइट है वो है चाइना ईस्टर्न एयर की, और डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, बीच में लेओवर भी है एक। अब इसे ठीक 2.5 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। होपफुली पहुंच जाएं अपन टाइम पे, नहीं पहुंचेंगे तो भी कोई नई बात नहीं है। हालांकि मैं जापान में जो जगह सोच के आया था, मैं वो सारी जगह जा नहीं पाया, और मैं इनकी मेन सिटीज़ में ही था, टोक्यो, क्योटो, ओसाका। ये मेन सिटीज़ तो मैंने देख ली ठीक तरीके से, लेकिन मैं यूँ नहीं कह सकता कि मैंने जापान ठीक से देख लिया। बहुत सारे एरियाज़ मेरे बचे हुए हैं। नॉर्थ में मैं होकाइडो जाना चाहता था, काफ़ी छोटे टाउन्स में जाना चाहता था, पर 1 महीने के बाद मुझे लगा कि मेरी ना सैचुरेशन आ गई अभी के लिए जापान से। अभी मैं नहीं करना चाहता, एक और कोई डेस्टिनेशन जाता हूँ फिर उल्टा आऊँगा। हालांकि बहुत लंबा रूट पड़ेगा, मैं जिधर भी कहीं और जाता हूँ एयर स्पेसेस बंद है, फ़्लाइट्स के प्राइसेस 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो रखे हैं, और लौट के आना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। पर अभी मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था और ज़्यादा यहाँ पे रुकने में। ऐसा लग रहा है मानो एयरपोर्ट का ग्रुप टूर जाने लग रहा है।
शहर से सारे बैग उठाए सुबह सुबह। ये है सामने अपना स्टेशन, नानकाई नाम्बा स्टेशन। सामने से चल के टिकट लेते हैं। Guidance will be displayed in English. कंसाई एयरपोर्ट। कैश डालना पड़ेगा। एक तो सारी पेमेंट कैश, सारी तो नहीं पर बहुत जगह है सिर्फ कैश में होती है। ले भाई, ये ले जा। इनके सिक्कों से नफरत है मुझे। ये तो फिर भी 10 येन के सिक्के, 1 येन के सिक्के भी दे देंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये टिकट आ गई अपनी। फॉर द एयरपोर्ट दिस वे, थैंक यू। कौन सा प्लेटफॉर्म है अब? वो बेचारा नौकरी से दुखी लग रहा था, कुछ बोलना ही नहीं। नो ही होगा शायद ये रहा कंसाई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट लाइन लिख भी रखा है। करेंसी है इनकी ऑब्वियसली जापानीज़ येन। एक $1 में फ़िलहाल 160 येन होते हैं और एक भारतीय रुपये मान लो 0.6 येन। मतलब अपनी इनसे स्ट्रॉन्ग है पर महंगा ये देश ऑब्वियसली। खड़ी तो एक ट्रेन यही है क्या अपनी? 7:30 बजे की है शायद एयरपोर्ट वाली, लिख भी रखा है पर अभी टाइम रह रहा है। वही होगी शायद। रिजर्वेशन की तो दिक्कत नहीं है ना इसमें, ये तो रिजर्व्ड सीट्स है भाई। अरे यार अपन ने ना नॉर्मल टिकट ले ली, ये फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन वाली नहीं ली, इसमें सीट रिजर्वेशन चाहिए होती है। पर अंदर बैठ के ना फिर एडजस्ट हो जाता है। टीटी आएगा उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जो भी डिफरेंस होएगा। ये वाली थोड़ी महंगी है, क्या करे बैठ ही जाते हैं यार, किसी और की सीट ना हो बस। बैग रखते हैं पहले तो। एक तो सामान इतना हो गया है जापान में, शॉपिंग कर ली ना। आ जाओ भाई। कैन आई अपग्रेड? नो, कैन आई बाय हियर? Okay. Yeah. Excuse me, can I pay now? Because I haven't reserved. No. Yes, you can. Yes, I. Oh, here. Can I pay here? Because my airplane. I think you can. I think you can. Oh, Wait a minute. Who are you? oh. Please, please. No. ये देखो सीट नंबर दे दिया 42, ये रही सीट। भाई बैठते ही चल पड़ी है तो सही हुआ। मतलब अपन टाइमली घुसे थे, सीट मिली इतनी देर में चल पड़ी। रुक भी गई और अगले स्टेशन पे। 天下茶屋の次は泉佐野に停まります。Arriving at Tenga-Chaya, station number MK05. अरे भाई ये क्या है? ये तो समुद्र पे बना रखा है एयरपोर्ट ओसाका का, कंसाई एयरपोर्ट। ये देखो शहर तो पीछे रह गया। ये एक तरह से एक आइलैंड बना रखा है अलग से, जिधर एयरपोर्ट हम जाने लग रहे हैं। नीचे रेलवे ट्रैक है और ऊपर हाईवे है जिससे गाड़ी जा सकती है एयरपोर्ट में। समुद्र के ऊपर से ट्रेन जाने लग रही है हमारी एयरपोर्ट के लिए और आगे सिर्फ एयरपोर्ट है। शहर पीछे रह गया। 皆様、本日は特急 882 our final stop. ये देखो भाई, ये अंदर सफाई करने जाएंगे, वेट ही कर रहे होते हैं, फटाफट सफाई कर देते हैं। मतलब भाई बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं वैसे जापानीज लोग। ये बाहर खड़े थे ना, इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही पैसेंजर उतरे पहले तो बोर्ड डाउन करा, मतलब ग्रीट करा, और जैसे ही जगह बनी अंदर चले गए। अभी सीधा ट्रेन चमका देंगे 2 से 3 मिनट के अंदर। ये रही 9:30 वाली शंघाई MU 730 सी काउंटर। फ्लाइट उड़ने में वैसे 1 घंटा 10 मिनट ही बचे हैं। चाइना ईस्टर्न, अच्छा ये चाइना ईस्टर्न वाले होंगे। आगे तो एयर एशिया है, बंद करने वाले हैं तो भाई चाइना ईस्टर्न। चलो जल्दी चलते हैं। हेलो, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल ग्रैब माई पासपोर्ट। हियर यू गो। कवर पे ला देता हूँ बैग को। Is there a vacant window seat by any chance? All right, Here's the phone number and sign. got it. It weighs 23 kilos. 23 किलो है भाई बैग अपना। Window, right? Window, yes please. And for the longer flight from Shanghai to India,
by any chance if there's like an exit seat available? Yeah, okay. Both are window? Yeah, window. That's amazing. मारी मार एले ते लाहौर तक छोरी. I'll get the bag directly in Delhi, right? Yes. Awesome. Thank you. arigato. दोस्तों मैंने अभी चेक इन के टाइम बड़े वाला बैकपैक चेक इन बेल्ट पे रखा, बैगेज बेल्ट पे, तो उसका वजन आया 23 किलो. बैकपैक का वजन 23 किलो, जो मैं पीछे टांग के चलने लग रहा था. और मुझे भी आज लग रहा था कि ना 1.5 किलोमीटर का सफ़र थोड़ा लंबा सा हो गया, पसीने आ गए, पता नहीं कैसे भारी लग रहा है. 23 किलो का तो वो एक बैग था. और ये दूसरा बैकपैक भी मैंने मेजर करा, इसका वजन 11.5 किलो. और ये अलग से पॉलीथीन लटक रहा है, ये तो नापा ही नहीं मैंने, अलग था. मतलब मैं अपने कंधों पे 35 किलो से ज़्यादा बोझ लेके चलने लग रहा हूँ बैकपैक्स का. बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया. आज मुझे ही फील हो रहा था यार, आज वजन ज़्यादा है, मैं कमज़ोर हो गया. मैं कमज़ोर तो ही गया पर वजन भी ज़्यादा था. मतलब जनरली बड़े वाली ट्रॉली बैग का होता है इतना वजन, जो मैं पीछे टांग के इस बैग के अलावा चलने लग रहा था. सामान ज़्यादा खरीद लिया ना, और वो सारा बैग में ठूस लिया आज मैंने. चलो कोई नहीं, दिल्ली में कम कर देंगे सारा ऑफलोड. हालांकि भीड़ थी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पे, पर काफ़ी जल्दी हो गया रिलेटिवली. 5 से 10 मिनट लगे होंगे, जबकि बहुत भीड़ थी. फास्ट था सिस्टम इनका. जापान है भाई आखिरकार. होगी इमिग्रेशन भी जल्दी जल्दी हो गया सारा. हालांकि भीड़ है पर ऑर्गेनाइज्ड है काफ़ी. सिक्योरिटी तो पहले ही होगी थी, इमिग्रेशन भी जल्दी होगी. आधी दुनिया तो जापान आती ही सिर्फ खाली बैग लेके है शॉपिंग करने. ड्यूटी फ्री पे इतनी भीड़ मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी किसी एयरपोर्ट पे किसी देश में नहीं देखी. पहली बार देखी है इतनी भीड़. और मतलब सारे स्टोर्स भी बताता हूँ, एक सेकंड. एक वो इनका कौन सा स्टोर है, डॉन क्योतो जो भी है, वो उसमें गया था भाई. पैर रखने की जगह नहीं भाई, इतनी भीड़, धक्का मुक्की, इतने लोग. मतलब भाई पूरी दुनिया मानो शॉपिंग करने ही आई हुई थी. इतनी भीड़, मैं बस बता नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही, उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बता नहीं सकता भाई. किसी स्टोर में इतनी भीड़, बड़े स्टोर में, और वो भी किसी डेवलप्ड कंट्री में, मैंने नहीं देखी. पागल है भाई लोग यार शॉपिंग को लेके. सही में किसी भी स्टोर पे चले जाओ, किसी भी शॉपिंग स्ट्रीट पे चले जाओ, स्पेशली तो है भी पीक सीजन, भयंकर भीड़ भाई, भयंकर. खाली बैग लेके आते लोग, वो भर के लेके जाते हैं. उसके अलावा यहाँ से और बैग खरीदते खाली, वो भी भर के लेके जाते हैं. 29 नंबर है गेट अपना. शटल स्टेशन, अरे यार 29 गेट तो दूर है. फिर चलो अब क्या इलाज है. बोर्डिंग शुरू हो चुकी है वैसे फ्लाइट की. अभी इधर शटल आएगी, अपने को लेके जाएगी गेट पे 29 नंबर पे. ये भी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि भाई शटल दूसरे गेट पे लेके जाएगी. टर्मिनल पे तो लेके जाती है, गेट का मैं याद नहीं कर पा रहा. किसी और देश में देखा हो तो कि भाई गेट पे दूसरे पे लेके जाएगी. टर्मिनल का तो बहुत देशों में है. गेट अपने 27 से 3, ये देखो 2 मिनट शटल का रास्ता है, उसके बाद 5 मिनट की वॉक है. 7 मिनट का सफ़र है यहाँ से. अरे तो बरगी ये आ गया अपना गेट 29 सामने. लगे हुए लाइन में, अपनी बोर्डिंग चल रही है. कोई नहीं, पहले घुसने से प्लेन तो जल्दी उड़ा नहीं देंगे, आखिर में ही चढ़ेंगे. चलो भाई लाइन में लगते हैं. फाइनल कॉल बोलने लग गया. अरे तो चलो भाई फाइनली अलविदा कहते हैं इस देश जापान को फॉर नाउ. गजब का लेग स्पेस है भाई, मज़ा ही आ गया. ध्यान नहीं मैं लास्ट टाइम कब बैठा था चाइना ईस्टर्न में, लेकिन बढ़िया लेग स्पेस है. विंडो सीट हर बारी कोई ना कोई ऑक्यूपाई कर लेता है. आज भी जब मैं आया तो किसी और नहीं ले रखी थी. 火山安全机关评定员，普通旅客经火山防关口所知的。 办理海关和入境手续，并再次检查座椅周围，确认你的男人。所以你们带着一点宠物。 फ्लाइट में बैठते ही सो गया था. नींदों में कुछ वो खाना भी दे के गए थे ना, मैंने वो खाया और उठ गया. बाहर निकला हूँ प्लेन से, इनकी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हुई. चाइना में आप लोग जानते ही हो, हर जगह फेस स्कैन होता है, वो खुल जाता है दरवाज़ा. अभी भी नींदों में हुआ है. उसके अलावा बाद में बैगों की जब तलाशी हुई, बैग मेरा 4 बार वो बेल्ट में से दोबारा लेके आए. बोले पावर बैंक है निकाल लो, बैटरीज निकाल लो. बार बार पढ़ रहे कितने MAH किए, कितने MAH किए. मेड इन चाइना ही था जबकि पावर बैंक भी.
एनीवे 15 अगस्त 2024 को लास्ट टाइम आया था मैं इस एयरपोर्ट पे, शंघाई एयरपोर्ट पे। शंघाई में अपन फिलहाल, देख लो 1.5 साल हो गया, मुझे लग रहा है परसों की बात है, अभी तो आया था यार मैं शंघाई, पता ही नहीं चलता यार समय का सही में। यहाँ से मैं गया था फुकेट बैंकॉक, फिर वहाँ मुए थाई कैंप लगाया था, फिर बाली गया था यार। 1.5 साल हो गया इन बातों को, इतनी रिसेंट लगती है बात तो। गेट तो यही है अपना 22 नंबर। नींद आ रही है, बैठते ही सोऊंगा। इधर तो नहीं, इधर कोई पहचान लेगा। दिल्ली जा रही है फ्लाइट, अगले गेट पे जाके सोता हूँ। और दोस्तों 1.5 साल भी नहीं, 1 साल 8-9 महीने, मतलब 2 साल होने वाले यार। आराम करते हैं अभी इसी बात पे, ताकि जो अगले अपने 2 घंटे हैं वो भी ऐसे ही बीत जाए, पता ही ना चले, क्योंकि अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। भाई सो गया था, फाइनल कॉल होगी, सारे चढ़ गए फ्लाइट में, भाग के आया हूँ, उड़ने वाली थी। ये देखो गेट पे कोई भी नहीं है, मैं अलग अलार्म लगा के सोया था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आया हूँ। थैंक यू। अच्छा हुआ गेट चेंज नहीं हुआ, गेट चेंज होता तो छूटती है। पिछली बार तो मैं शंघाई एयरपोर्ट पे ही था शायद, कई बार गेट चेंज हुआ था जब। थैंक यू। वैसे तो मेरी विंडो सीट थी, साथ में जो 2 सीट्स हैं उनमें से एक पीछे की तरफ, पर साथ में कोई बैठा था, ये वाली पूरी रो खाली पड़ी थी, बीच की 4 सीट्स वाली, तो मैं इस पे आके बैठ गया। फ्लाइट वैसे थोड़ी खाली सी है, इस सीट पे लेग स्पेस नहीं है, पिछली फ्लाइट में तो फुल लेग स्पेस था, इसमें जगह नहीं है, बिल्कुल पैर फंस गए, इसलिए मैं जान करके ऐसी रो में आ गया जिसकी 4 सीटें खाली है। जब फ्लाइट चलेगी तो लेट जाएंगे और सो जाएंगे। 听从机组指令，填撤离路径，快速撤离对机。 You can ask the ground staff for any help to transfer. Thank you for flying with China Eastern Airlines, a member of SkyTeam Alliance. See you next time. मातृभूमि में स्वागत है दोस्तों। इंडिया में मैं कभी भी व्लॉग नहीं करता, मेरे को शर्म आती है, लोग भी पहचान लेते हैं, स्पेशली खासकर एयरपोर्ट पे, तो टाइम भी बहुत लग जाता है। तो जल्दी से अपनी इमिग्रेशन और बाहर निकलते हैं। 5:45 पे होनी थी वैसे फ़्लाइट लैंड, 6:30 हो गए, लेट उतारी है थोड़ी, पर मेरे पास वो है, फास्ट ट्रैक करा रखा है मैंने वो इमिग्रेशन वाला, तो जाते ही अलग लाइन में ही लगना पड़ेगा। आप लोग भी करवा लो, आते जाते रहते हो तो जल्दी हो जाती है उससे। इनका अपना ही रोड़ा चल रहा है। आते ही पता तो चल जाता है अपना देश आ गया, बाहर निकलने से पहले एहसास करा देते हैं। भाई इनके भी अलग ही ड्रम है, अभी करा लूँ फिर बताता हूँ। भाई मैं गया इमिग्रेशन पे, तो मेरा वो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन वाला मैंने रजिस्टर करा रखा है, सीधा उसमें पासपोर्ट स्कैन होता है, बोर्डिंग पास स्कैन होता है और आप आगे निकल जाओ, स्टैंप नहीं लगती पासपोर्ट पे वो। लेकिन आगे होता था पहले, मतलब जो नॉर्मल इमिग्रेशन काउंटर है उसके आगे जाके लास्ट में होता था। अभी इन्होंने वो चेंज कर दी होगी उसकी पोजीशन, वो शुरुआत में कर दी है। तो मैं आगे गया, मुझे वो दिखा नहीं, तो मैंने पूछा एक स्टाफ मेंबर से वो किधर है, बोला रजिस्ट्रेशन करानी होती है उसके लिए। मैं बोला करवा रखी है मैंने, है किधर वो काउंटर, बोला उधर है, दिखा नहीं आपको। मतलब भाई इतना एटीट्यूड ना इस देश में हर इंसान के अंदर। अरे भाई सिंपली बता दो, और चेंज करिए इनने अभी रिसेंटली, आगे ही होता था वो, और ना लिख रखा है शुरू में कि भी इधर जाके होएगा, उसके ऊपर बोर्ड लगा रखे बस कि ये वाला FTI का है। फिर वहाँ पे जाके तुरंत करा के निकला है बाहर। बाकी दोस्तों अपने सफ़र को अब अपन पॉज करते हैं और इसे रिज्यूम करेंगे जो अपन दोबारा एयरपोर्ट पे आएंगे अगली फ़्लाइट पकड़ने के लिए। घर पहुँचूँगा यहाँ से, 1-2 दिन घर पे बिताऊँगा और फिर अपन दोबारा निकलते हैं। बाल भी कटवा लूँगा यार, इंडिया में बाल बहुत सस्ते कटते हैं, शायद गंजा ही हो जाऊँ। चलो अब चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से इसी वीडियो में 1-2-3 दिन बाद। खोलिए दोस्त, डिग्गी खुल जाएगी।
चल कोई नहीं, आगे इधर ले, एक क्यों बड़ा और दूंगा। ले ब्रदर, गुड बाय दोस्तों। चल भाई मित्र, बाबू ये मैं दोस्तों कुछ रोज़ इंडिया में बिताने के बाद एक बार फिर से आप लोगों से इस वीडियो में मिल रहा हूँ दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। अभी से 2 घंटे के अंदर मेरी यहाँ से फ़्लाइट है। फ़्लाइट किधर की है इससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने आप लोगों को जापान में बात बताई थी कि इंडिया पहुँचने के बाद मेरी एमिरेट से फ़्लाइट है जो कि दुबई होते हुए न्यूयॉर्क जाएगी। फैमिली के प्रेशर की वजह से मेरे घर वाले बोले कि भी नहीं, इससे नहीं जाना। घर वालों की सुन के फाइनली मैंने वो फ़्लाइट कैंसिल कराई थी और मैंने फ़्लाइट एक दूसरी कराई लुफ्तांजा की। काफ़ी अच्छी, काफ़ी महंगी फ़्लाइट। बहुत लंबी कहानी है वैसे फ़्लाइट्स वाली, ये मैं आपको आगे बोर्डिंग गेट पे चल के बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं दोबारा एमिरेट्स से ही फ्लाई करने वाला हूँ। जी हाँ, जो एयरलाइन की फ़्लाइट मैंने कैंसिल करी उसी एयरलाइन की फ़्लाइट मैंने अभी से ठीक 2.5-3 घंटे पहले बुक करी थी और बैग उठा के एयरपोर्ट पहुँच गया, यहाँ से दुबई पहुँचने के लिए और दुबई से न्यूयॉर्क। कारण क्या था, क्यों बुक करी, जबकि मेरी दूसरी एयरलाइन की फ़्लाइट बुकड है जो भी अभी से 24 घंटे से कम में उड़ेगी, यहाँ से यूरोप होके जाएगी। वो फ़्लाइट मेरी बुकड है, लेकिन मैं एयरपोर्ट पहुँच गया एमिरेट्स से ही फ्लाई करने के लिए। कारण क्या है, जानबूझ के मैं ऐसा नहीं कर रहा, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे ही मैं अभी बोर्डिंग पास लेने जाऊंगा एमिरेट्स के काउंटर पे, डेस्क पे, वो मुझे रैंडम कस्टम्स चेकिंग के लिए बुलाएंगे। क्योंकि जब भी फ्लाइट लास्ट मोमेंट पे बुक करो, जो कि मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं हर बार लास्ट मोमेंट पे ही फ्लाइट बुक करता हूँ, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जनरली कस्टम चेकिंग के लिए बुला लेते हैं और उसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो जल्दी से चलते हैं, पहले अपना बोर्डिंग पास लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि कस्टम चेकिंग ना हो, जबकि होएगी मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद पहुँचते बोर्डिंग गेट पर और मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। That's correct. Like 3 hours ago I have, I guess. Customs check होएगा क्या? हर बार की तरह। भाई मैंने मास्क नहीं लगा रखा था एयरपोर्ट पे और फॉर्चुनेटली एमिरेट्स का स्टाफ पहचान गया और बोले ठीक है, आपको तो हम एग्जिट रो वाली सीट दे देंगे, जो कि बहुत महंगी थी और इतनी लंबी फ़्लाइट है। मेरी दूसरी फ़्लाइट तो 15 घंटे की है। बोले बोर्डिंग गेट पे जाओ, वहाँ पे सीट दे देंगे। सही हो गया। आपको कहानी अभी भी नहीं बता रहा मैं, बाद में बताऊँगा, पहले एक बार सिक्योरिटी पार करते हैं। अच्छा, कैसे हो जी? वीडियोस भाई आज बता नहीं सकता आप लोगों को कितने लोगों को मिल के बातें कर करके आने लग रहा हूँ। बस यूँ लगेगा फ़्लाइट ही छूटेगी। अभी बहुत जल्दी फ्री हो गया था मैं, बहुत ही जल्दी। बताता हूँ आपको कहानी एयरपोर्ट पे भी क्या हुई। टाइम तो लगा ही नहीं किसी भी चीज़ में, सेकंडों में सब हुआ। एक तो भाई एयरपोर्ट पे सबका ये कहना था कि इतने पतले कैसे हो गए, पहचान में ही नहीं आया। मिल तो लगा कोई और हो आप। बहुत कमज़ोर हो रखा हो ना मैं, जब से थाईलैंड में चोट लगी थी पैर पे, उसके बाद से ठीक से मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं पाया। तो भाई इससे पहले कि मैं यूँ बताऊँ कि मैं एमिरेट से क्यों फ्लाई करने लग रहा हूँ, एक बार यूँ बताता हूँ कि मैं पहुँचा कैसे, हुआ क्या एयरपोर्ट पे मेरे साथ। सबसे पहले तो भाई मतलब मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है कि लोग मुझे पहचाने। कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि भी पहचाने अरे कि भी ये वो इंसान है, कि मुझे जानते हो लोग, मुझे जनरली नहीं पसंद आता। और मेरे को एक आम नागरिक की तरह ट्रीट होना ही पसंद है। अगर मैं एयरपोर्ट पे भी हूँ या कहीं पर भी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भी मेरे को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस ना दी जाए। हालांकि किसी नहीं पसंद होती भाई प्रिविलेज, पसंद है मुझे ही, मैं ऐसा नहीं कहूँ मुझे नहीं है पसंद, पर मैं चाहता हूँ कि एक आम इंसान किन चीज़ों से गुजरता है दिल्ली एयरपोर्ट पे, मुझे पता हो अपने देश में एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, हर जगह हर फैसिलिटीज़ का। तो मैं चाहता हूँ आमतौर पे कि नॉर्मल ही ट्रीट करा जाए। पर कई बार लेट हो रहा हूँ या कोई प्रिविलेज मिल भी जाए तो उसमें ऐसा नहीं है कि भी मुझे पसंद नहीं आती। और अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं आया, एमिरेट्स की मेरी फ़्लाइट थी, जो मैं बताऊँगा मैंने क्यों कराई है। मुझे पता था कि मेरी कस्टम्स चेकिंग होगी, लास्ट मोमेंट मैंने फ़्लाइट कराई है, बोर्डिंग पास लेने गया। जो लेडी उधर बैठी थी काउंटर पे वो मुझे नहीं जानती थी और कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन्होंने मुझे कहा कि कस्टम्स चेकिंग होएगी। उसके बाद क्या हुआ, एक जनाब और आए एमिरेट्स के स्टाफ में से, मुझसे पूछने लगे अरे परमवीर सर कहाँ जा रहे हो, किधर किधर घूमोगे, जापान की अगली वीडियो कब आएगी, यही सब बातें। थोड़ी देर में उनके जो मेन हेड थे वो आए एमिरेट्स के। उन्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ और वो पीछे से आए, उन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछा बोर्डिंग पास से रिलेटेड। और जैसे ही मैं घूमा तो बोले अरे आप इधर। इतनी देर में मतलब उनकी और स्टाफ की कुछ बात हुई और उन्होंने कहा कि बोर्डिंग गेट पे मिलते हैं। अब सारी चीज़ें मैं कैमरा पे बोल भी नहीं सकता, क्योंकि लोग अपने दिल से मतलब मेरे लिए चीज़ें करते हैं और मैं नहीं चाहता कि उनको कुछ भी ऐसे दिक्कत हो। अब एनीवे उसके बाद मैं इमिग्रेशन पे आया, वो मैंने फास्ट ट्रैक वाली करा रखी थी, 1 सेकंड में इमिग्रेशन होगी। वहीं पे मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने भी पहचान लिया। उसके बाद मेरा कस्टम्स भी होना था, जो कि मान लो कि हो गया। उसके बाद फिर मैं
ड्यूटी फ्री पे आया, लोग ड्यूटी फ्री पे थे, उन्होंने देखा अच्छा परमवीर, एक से बात करने लगा। मैं बहुत हंस खिल के सबसे बात कर रहा था। जनरली मैं जल्दबाजी में चल रहा होता हूँ तो लोग टोकते भी नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे जानता भी नहीं है। मैं अभी तक भी यही मानता हूँ, पर आज सरप्राइजिंगली खूब सारे लोग एक से अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो फिर 2, 3, 4, 5, 10, 12 चलते चलते पता नहीं कितने हो गए। अब मैं यहाँ पे बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ। अब अगर मुझे एयरपोर्ट पे लोग ना मिले होते तो वो इतनी जल्दी मेरी सारी चीज़ें नहीं होती, और अगर ना मिले होते तो हो सकता है मैं खुद से इस टाइम तक यहाँ पहुँच भी जाता, क्योंकि बाद में मुझे खूब लोग मिलते रहे। शुरू के लोगों ने काम तेज़ कराया, बाद के लोगों से बात करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। दोस्तों, हालांकि मैंने आपको अभी भी नहीं बताया कि मैं क्यों फ्लाई करने लग रहा हूँ एमिरेट से। बोर्डिंग बंद ना हो जाए, एक बार पहले फ़्लाइट में चढ़ जाता हूँ, बताऊँगा लेकिन बहुत जल्दी। बेस्ट थिंग अबाउट दिल्ली एयरपोर्ट, ये 9 रुपये वाली 10 रुपये वाली पानी की बोतल 10 की कर दी, पिछली बार 9 की थी। हालांकि मैंने खुद ही ये फ़्लाइट कैंसिल कराई थी एमिरेट्स, और फिर से इसमें फ़्लाई कर रहा हूँ। बस एक बार फ़्लाइट में बैठ जाए यार, अरे हो जाए यार। भाई सब इतना जल्दी हो गया था एयरपोर्ट पे, फिर भी देखो बोर्डिंग गेट खाली हो लिया, मेरी बाट में खड़े हैं। कुछ भी कर लो टाइम लग ही जाता है कहीं ना कहीं। ये होगी अपनी सीट चेंज, 37 होगी अभी इमरजेंसी एग्जिट वाली, एक्स्ट्रा लेग रूम की। इफ़ यू नो यू नो। होगी भाई, होगी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। पूछ रहे थे स्टाफ वाले, होगी ना सीट सही। एमिरेट्स का स्टाफ पहले मेरे साथ इंग्लिश में लग रहा, फिर इनका हेड आया, बोला अरे परमवीर कड़े जाओ। मैं मखा भाई दुबई जाने लग रहा हूँ, आगे तो अमेरिका जाऊँगा। फिर ठेठ हरियाणवी चाल पड़ी। Put the mask over your mouth and nose, adjust the strap and breathe normally. And always put your own mask on first before you help anyone else. Yes. Don't you just love flying? मैं वैसे दोस्तों याद करने की कोशिश कर रहा था कि लास्ट टाइम मैंने एमिरेट्स के साथ कब फ्लाई करा था, और मैंने यही रियलाइज़ करा कि मैं पहले कभी एमिरेट्स से कहीं गया ही नहीं हूँ। पहली बार ही है मेरा, क्योंकि मुझे कोई याद ही नहीं आया इंसिडेंट जब मैंने एमिरेट्स से फ़्लाई किया हो। इतिहाद से ज़रूर करा, और एमिरेट्स से शायद ये मेरा पहली बारी है। मतलब मैं याद नहीं कर पा रहा पहले कभी गया हूँ तो। एमिरेट्स का मेरा एक्सपीरियंस अभी तक फ़्लाइट के अंदर काफ़ी सही रहा है। मतलब खाना वाना आया, पहली बारी मुझे एयर इंडिया के अलावा किसी और फ्लाइट में खाना बढ़िया लगा। हो सकता है एक आधी बार और लगा मुझे, पर याद नहीं। मतलब एयर इंडिया की सबसे बढ़िया बात है उनका खाना, और तो कुछ होता नहीं है। इधर एमिरेट्स में भी तरह तरह की चीज़ें आई, और पहले इन्होंने एक मेन्यू भी दिया जो कि जनरली प्रीमियम इकॉनमी में दिया जाता है या बिज़नेस क्लास में दिया जाता है। यहाँ पे सभी को, इवन इकॉनमी सीट्स के सभी पैसेंजर्स को मेन्यू दिया। बाद में खाना है, 2-3 तरह की मिट्टी चीज़ें थी उसमें। मज़ा आया भाई मेरे को खाना खा के, तो खाना भी स्वाद था। मतलब जनरली एयरलाइंस का खाना ऐसा होता है कि खाने लायक तो होता ही नहीं है, पर इधर बढ़िया था खाना। बाकी भाई एयरलाइन तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने 1-2 लोग खड़े हैं अपने देश के, इंडिया के, मतलब कहीं ना कहीं यार अपने वाले लोग दिखाई देते हैं सिविक सेंस की कमी। सच बताऊँ ना, मतलब मुंह में कुछ चबाने लग रहे ये जनाब, पता नहीं यहाँ तक जो भी ये होता है मुंह में खाने वाला चबाने वाला पान मसाला है जो भी, यहाँ तक उसकी वो आने लग रही है स्मेल मेरी सीट तक। और उनके साथ में एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस के मुंह एकदम नज़दीक करके बोल रहे हैं विस्की विस्की, एकदम उसके अंदर घुसने लग रहे हैं, और वो दूर हो रही है एयर होस्टेस उनसे, जबकि स्माइल करना पड़ रहा है बेचारी को मजबूरन, और वो ऐसे लड़खड़ाने लग रहे हैं सामने जो खड़े हैं। मतलब आप देख के डोल समझ ही सकते हो किस तरह के, मतलब क्या ही में जाती है अपने देश की। मतलब एक तो तुम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, क्या तुम अपनी पर्सनालिटी दिखाने लग रहे हो, ऊपर से मुंह में वो सब, ऊपर से तुम नशे में, ऊपर से उनके किचन में भाई इस पेंट्री में नज़र मारने लग रहे हैं विस्की विस्की विस्की। कमाल है भाई, अपने लोग भी ना कुछ तो सही में। अभी जो एयर होस्टेस थी ये क्या सोच रही होगी यार अपने देश के बारे में और हमारे लोगों के बारे में। नींद आने लग रही है मेरे को तो भयंकर। अभी सोते हैं और दुबई पहुँच के आई होप अपन जिंदा रहे, कोई भी अपने ऊपर ऐसा हमला ना हो। दुबई पहुँच के यार मौका ही नहीं लग रहा आप लोगों को बताने का कि भी कैसे फंस गया मैं इस सिचुएशन में, इस फ्लाइट में। इसी फ्लाइट से बच रहा था और अभी इसी फ्लाइट में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। पहुँच के ही बताऊँगा भाई ये बातें सारी। Ladies and gentlemen, welcome to our home, Dubai. The local time is 5 minutes past 6 o'clock in the morning. पाँच 5316 उबासी ले चुका हूँ जब से लैंड हुए, और इतनी नींद आने लग रही है कि बस बता नहीं सकता।
नींद के नशे में हूँ मान लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है अभी यहाँ से JFK की न्यूयॉर्क की। क्या ये कनेक्शन बैगेज रिक्लेम, पता नहीं भाई, बस फ्लाइट में बिठा दो, सोना है यार। अब पता नहीं यार बाकी सीट भी कैसी मिलेगी, नींद भी ना है शायद। कनेक्शंस ये रहा अपना EK205 न्यूयॉर्क। मिलान भी रुकेगी ये सेम फ्लाइट, B13 है। फॉर्चुनेटली अपनी फ़्लाइट डिले तो नहीं हुई, टाइमली लैंड होगी। कोई भी एयर स्ट्राइक वगैरह मेरे ख्याल से हुई नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस मामले में अपन काफ़ी फॉर्चुनेट रहे एंड आई एम होपिंग अपनी अगली फ़्लाइट भी टाइमली टेक ऑफ कर ले और यहाँ पे अपने को फंसा ना रहना पड़े। मेरा जो ले ओवर है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे इस एयरपोर्ट पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी कुछ भी अनहोनी ना हो, अगली फ़्लाइट डिले ना हो, कोई भी एयर स्ट्राइक ना हो और अपन इस एयरपोर्ट पे ना ही फंसे, जल्दी बस यहाँ से निकल जाए। मेरा जो बोर्डिंग पास है ना उस पर स्टैंड बाई लिख रखा है। सीट उधर से मिली नहीं थी दिल्ली से किसी रीज़न से, तो मुझे यहाँ जाके सीट भी इनसे करवानी है। कनेक्शन डेस्क पर चलते हैं। मेरे को बोला गया है कि डायरेक्टली आप गेट पर चले जाओ, बोर्डिंग से पहले वहीं पर आपको सीट नंबर असाइन कर देंगे। B13 है अपना, ये सारे B के ही गेट्स हैं। मैं जस्ट अभी सोच रहा था कि मैं दुबई कब आया था आखिरी बार, मेरे को याद ही नहीं यार। 2020 में आया हूँ मैं, 21 में आया हूँ मैं, 22 में भी आया हूँ शायद मैं, या पता नहीं 21 में 2 बार आया हूँ मेरे ख्याल से। उसके बाद से मैं आया ही नहीं दुबई। एक टाइम हो गया था वाकई अभी से कुछ दिन पहले तक दुबई की एक तरह से पूरी मोनोपोली हो गई थी इस दुनिया में। सबसे सेफेस्ट जगह है, बेस्ट जगह है पूरी दुनिया, दुबई दुबई दुबई। वो चाम अब दुबई ने अपना खोना शुरू कर दिया है वैसे, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वॉर। वो लिखा सामने B13, वो अपना गेट है। उससे पहले जहाँ भी जगह मिलती है बैठ जाते हैं। तो मैंने जो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से न्यूयॉर्क की, जो कि अभी से 3 दिन पहले थी, मैंने डिसाइड करा कि मैं फ़्लाइट लूँगा ही नहीं और मैं दूसरी फ़्लाइट्स देखने लगा। पर मतलब भाई क्या बताऊँ, वॉर की वजह से इतना बुरा हाल हो रखा है फ़्लाइट्स का, मिलने ही नहीं लग रही फ़्लाइट। मतलब मिल रही है पर उनकी कीमतें थ्रू द रूफ। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की टिकट है और डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो 2.25, 3.5, 3 लाख, 3.5, 4 लाख तक की मैंने फ़्लाइट्स देखी जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी। आमतौर पे वो 30-40 हज़ार में मिल जाती है, 50 हज़ार में। इकॉनमी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रहा भाई। परेशान कर दिया फ़्लाइट्स ने, ना कनेक्शंस मिल रहे हैं, ना कोई भी फ़्लाइट मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी भी अफोर्डेबल हो। और जैसे मैं जापान से इंडिया पहुंचा था तब से ही लग गया था मैं फ़्लाइट्स देखने के लिए, पर कोई भी ढंग की फ़्लाइट मिलने नहीं लग रही। और मैं गल्फ रीजन को अवॉइड करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो मैंने फाइनली देख के एक फ़्लाइट सेलेक्ट करी जो कि थी लुफ्तांजा और यूनाइटेड की। यानी कि दिल्ली से मैं जाऊंगा म्यूनिक विद लुफ्तांजा एयरलाइंस और म्यूनिक से मैं जाऊंगा न्यूयॉर्क विद यूनाइटेड एयरलाइंस। और ये फ़्लाइट वैसे तो इसकी कीमत थी शायद 2.25-2.5 लाख रुपए, लेकिन मैंने बहुत जुगाड़ लगाए भाई। मेरे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स मैंने माइल्स में यूज़ करे। हालांकि मेरे को कुछ नहीं आती ये सब चीज़ें करनी, मैंने मेरे दोस्त से हेल्प ली इसमें, नवांकुर से, वो इन चीज़ों का एक्सपर्ट है। उसे एक माइल, एक पॉइंट कैसे यूज़ करना, उसको ये सारी चीज़ें पता है, यही करता रहता है वो। मेरे को इन चीज़ों की बिल्कुल नॉलेज नहीं। तो मैंने अपने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से पहले उसे ट्रांसफ़र करा मैरियट के पॉइंट्स में, फिर मैरियट के पॉइंट से मैंने उसे यूनाइटेड में एज माइल्स ट्रांसफ़र करा। फिर उन माइल्स से थोड़े से पैसे और ऊपर दे के मेरी फ़्लाइट होगी, ये जो 2.25-2.5 लाख रुपए की फ़्लाइट थी। काफ़ी पॉइंट्स थे मेरे पास हालांकि। और ये जो फ़्लाइट है मेरी, ये मेरी अभी से लगभग 12-15 घंटे बाद की है दिल्ली एयरपोर्ट से। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतनी महंगी फ़्लाइट मैंने करा ली यूरोप के थ्रू कनेक्शन, तो मैं अभी इधर क्या कर रहा हूँ। और वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि रैंडमली मेरे फ़ोन पे एक टेक्स्ट आता है जिस पे लिखा होता है कि हमारे पायलट्स स्ट्राइक पे होने वाले, यानी कि लुफ्तांजा एयरलाइंस के, जो कि मुझे दिल्ली से म्यूनिक तक लेके जाने वाली थी। आगे यूनाइटेड थी दूसरी एयरलाइन, और इस वजह से काफ़ी डिसरप्शंस और कैंसिलेशंस फ़्लाइट्स में होने वाले हैं। तो आप अपनी फ़्लाइट रीस्केड्यूल कर लो। जब मैंने चीज़ गूगल करी, अपने रिसोर्सेज से पता चली, तो पता चला है 2 दिन की इनके पायलट्स की स्ट्राइक है और ऑलमोस्ट सभी लोग स्ट्राइक करने वाले हैं। तो मैं समझ गया भाई ये फ़्लाइट 100% कैंसिल होएगी या डिले होएगी, और ये नहीं हुई तो इससे अगले वाली हो जाएगी म्यूनिक एयरपोर्ट से। तो ये फ़्लाइट भी लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब मैं इंडिया थी, दिल्ली था, फिर मैं हरियाणा चला गया था, कल मैं भिवानी था मेरी बुआ के पास, फिर मैं वापस दिल्ली आ गया था। मेरा ऑफिस वगैरह सारे एडिटर्स दिल्ली से ही काम करते, तो दिल्ली इज़ वन ऑफ माई बेसिस। अब मैं दिल्ली में था और मैंने खबर देखी, इंटरनेट पे पढ़ा, मैं समझ गया भाई कोई फ़ायदा नहीं है फ़्लाइट लेने का भी। अब मुझे पहला ऑप्शन तो ये दिखता है कि जो मेरे पॉइंट्स थे उन्हें मैं दोबारा यूज़ करके एक दूसरी फ़्लाइट करा लूँ। वो थी इथोपियन एयरलाइंस की, जो मुझे एडिस अबाबा लेके जाती है ऑब्वियसली इथोपिया में दिल्ली से, और वहाँ से जो अगली फ़्लाइट थी वो थी 18 घंटे की। और कुछ भरोसा नहीं है भाई, इन दिनों कैंसिलेशन डिलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, और अफ्रीका में बैग खोने के भी चांसेस ज़्यादा, फंस गए तो हैसल भी ज़्यादा, और 18 घंटे की फ़्लाइट वो भी इथोपियन एयरलाइंस। मेरा हमेशा एक्सपीरियंस बेकार रहा है उनके साथ।
तो मैंने सोचा छोड़ो यार ये तो नहीं लेंगे। एक और फ़्लाइट मुझे दिखती है सुबह 4:25 की, जो कि तब से 6-7 घंटे बाद की थी। वो थी एमिरेट्स की यही फ़्लाइट जो दुबई होके न्यूयॉर्क जाने वाली थी। मैंने सोचा भाई अब जो भी हो देखी जाएगी, मैं तो अब एमिरेट्स से ही जाऊंगा, यही सबसे सही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। 85,000 की फ़्लाइट थी और पहले मेरे को दिखा भी नहीं थी, शायद सोल्ड आउट थी, 1-2 सीट्स फिर इसमें खाली हुई होगी शायद। मैंने सोचा भाई अब देखी जाएगी, इतने दिन दुखी होने की बजाय एक दिन ही थोड़ा दुखी हो लेते, वैसे भी अब सीज़ फायर हो गई है, लेओवर भी बहुत छोटा है। मैंने वो फ़्लाइट बुक ही मार दी। 6 घंटे बाद की फ़्लाइट थी, तुरंत अपना बैग उठा के मैं एयरपोर्ट पे आ गया। और इसी वजह से मैंने जो एयरलाइन, जो कंट्री, जो एयरपोर्ट अवॉइड करने के लिए अपनी एमिरेट्स की फ़्लाइट कैंसिल कराई थी, मजबूरन मैं दोबारा उसी एयरलाइन से, उसी एयरपोर्ट पे, उसी देश में यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। करते करते ऑलमोस्ट 7:45 हो ही गए और फ्लाइट की बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली होगी। हालांकि जब मैं लैंड हुआ था इधर दुबई एयरपोर्ट पे तो वक्त काफ़ी था, अपन लॉन्च में भी जा सकते थे, मेरे पास प्रायोरिटी पास है अनलिमिटेड एक्सेस का, पर बस वीडियो बनाने लग गए इधर बैठ के, वक्त का पता ही नहीं चला। जस्ट अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, होपफुली टाइमली फ़्लाइट टेक ऑफ कर ले, अपन फ़्लाइट में बैठ जाए और एक बार यहाँ से उड़ गए फिर तो ठीक है, बच गए अपन। सामने वाला गेट है अपना B13 और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और शायद से गेट पे दोबारा भी बैग चेक करवाए, अमेरिका वाले करते हैं, अमेरिका की फ़्लाइट में चढ़ने से पहले दोबारा चेकिंग कराते हैं बैगों की। हो सकता है इधर भी हो रहा हो। बोर्डिंग की लाइन में और उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है एयरपोर्ट पे, मतलब मेरे को तो लग रहा था कौन जा रहा होगा दुबई इन दिनों, पर काफ़ी लोग आए हुए। फ़्लाइट भी मेरी ऑलमोस्ट फुल थी जिस समय आया था। यहाँ पे गेट पे बायोमेट्रिक्स थे, बोर्डिंग पास स्कैन करा, अपने अपने बोर्डिंग पास प्रिंट होकर आ गया जिसके ऊपर सीट नंबर भी था, ऑटोमेटिक था। इधर नीचे आके फिर से इतनी भीड़ लगी हुई है एयरक्राफ्ट में घुसने से पहले, पता नहीं क्यों इतनी भीड़ हो रही है। मिलान में एक हॉल्ट है वैसे इसी फ्लाइट का, काफ़ी इटालियंस भी है लाइन में। जोन के हिसाब से एंट्री हो रही है और धक्का मुक्की चल रही है, हट जा रहा है। चलो भाई 73 के है अपनी सीट, आगे जाके नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यही है भाई 73 के विंडो वाली, बच गए, मर गए यार। तो भाई ये मेरा स्पॉट होने वाला है अगले 18 घंटों तक। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा 15 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से न्यूयॉर्क की, लेकिन रास्ते में हॉल्ट भी है मिलान में 2 घंटे का। ओ भाई साहब मर गया यार। मेरे को उम्मीद थी कि इसमें लेग स्पेस ज़्यादा होएगा, क्योंकि जो पिछला था अपना वो बोइंग था, ये वाला एयरक्राफ्ट एयरबस है, मतलब जितना मेरे को पता था शायद इसमें थोड़ा ज़्यादा लेग स्पेस है पिछले वाली से। हालांकि दोनों एमिरेट्स के पर अलग अलग कंपनीज है, लेकिन भाई मुझे तो डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं इतना ज़्यादा लंबा टाइम बैठा था तब किधर थे मैं, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स और ये 3-4 देश थे पैसिफिक के, एक साथ करे थे जल्दी जल्दी, खूब सारी फ़्लाइट्स ली थी लगातार 3 दिन तक। और भाई उसके बाद तो मेरी नसें वसें सब कुछ खिंच गई थी, टांगों की, कई दिनों तक परेशान रहा था। मुझे डर है वही चीज़ ना हो जाए। वैसे तो मैं स्ट्रेचिंग करता रहता हूँ बीच बीच में। मर गए भाई, मर गए। अब लग रहा है काश इधर एग्जिट रो सीट होती या बिजनेस क्लास होती। हाय हाय, सब नहीं ले सकते अब तो। तो भाई फाइनली पता नहीं कितने घंटों के बाद अब हम लैंड करने लग रहे हैं मिलान में। दुबई से कई घंटों की फ़्लाइट थी यार, मेरे तो ध्यान ही नहीं, पता नहीं कितने घंटे हो गए। थोड़ी देर मैं सोया, बीच में इनका खाना आ गया था, खाना ठीक से ही नहीं गया एमिरेट्स का, आप लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद बस बैठा थोड़ी देर मूवी देख रहा था, स्ट्रेचिंग करने गया, बीच में कई देर स्ट्रेचिंग करी। अब फाइनली यहाँ पे लैंड होएंगे और डिसएम्बार्क होएंगे, क्योंकि जो चादर थी वो ले गए। मैं बोला मेरे को तो आगे जाना है न्यूयॉर्क तक, मेरी चादर क्यों ले रहे हो? बोले नहीं आपको डिसएम्बार्क करना है मिलान में और दोबारा फ़्लाइट में चढ़ना है। 2 घंटे का यहाँ पे स्टॉप ओवर है, मेरे ख्याल से शायद तलाशी भी दोबारा ले। बढ़िया हरा भरा मौसम हो रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है बारिश हुई थी, सारी चीज़ें एकदम खिली खिली हरी सी। Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to Malpensa. The local time here is 35 minutes past 2 in the afternoon. कितनी बार तो वीज़ा चेक कर ली इन्होंने कितने एयरपोर्ट पे, फिर से सिक्योरिटी अब बैग्स की। न्यूयॉर्क, थैंक्स।
पूरी दुनिया में कहीं से भी फ्लाइट आ रही हो, इनके अलग ही चोचले मिलेंगे अमेरिका के। हर बार अलग से आपकी सिक्योरिटी होगी, हर बार आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि आप बहुत ही स्पेशल देश में जाने लग रहे हो, मानो किसी और प्लेनेट पे जाने लग रहे हो, पूरी दुनिया में सबसे स्पेशल, ऐसा फील करवाते हैं। और चाहे ऐसा है कुछ भी नहीं, बस सबकॉन्शियसली आपके अंदर ये फीड करा जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है हर बार इतनी। मतलब अभी हम फ्लाइट में ही बैठे थे भाई, और जो मेरी फ़्लाइट थी एमिरेट्स की, उस पर लिखा, जब मैंने बुक कराई थी, लिखा हुआ भी यूँ था कि भाई दुबई से सीधा न्यूयॉर्क, एक ही स्टॉप दिखाया था, दिल्ली से दुबई, मेंशन्ड भी नहीं था। और जब फ्लाइट में बैठे तब मैंने ढंग से देखा, यार इतने घंटे की फ़्लाइट थोड़ी हो सकती है दुबई से न्यूयॉर्क की। तो उसमें लिख रखा था कि भाई स्मॉल हॉल्ट इन मिलान, जिधर हम अभी फ़िलहाल है, और अगर छोटा हॉल्ट भी है तो भी अलग से डिसएम्बार्कमेंट करवाई। मतलब उसी सीट पे जाके मुझे दोबारा बैठना है, हमारी सिक्योरिटी हो रखी है दुबई में, हो क्या ही है। अब उसी सीट पे से मुझे उतारा, सभी पैसेंजर उतरे जिन्हें आगे न्यूयॉर्क जाना था, दोबारा इधर से फिर से तलाशी गिराओ, अब दोबारा बोर्डिंग गेट पे आओ, अब दोबारा जाके उसी सीट पे बैठो। बाकी अपन जापान से चले थे, फिर इंडिया, फिर दुबई, फिर अफ्रीका के ऊपर से फ्लाई करके पहुँच गए अब मिलान। यहाँ से अभी नॉर्थ अमेरिका जाएंगे। पर पिछले बीते कई सालों में मैं हर साल कुछ महीने यूरोप में बिताता हूँ, अलग अलग देशों में रहता हूँ, यहाँ पे दोस्त है मेरे, या फिर मैं ट्रांजिट कर रहा होता हूँ, तो कई महीने ऑन एन एवरेज हर साल मैं यूरोप में बिताता हूँ। और देखा जाए तो यूरोप आगे ये चीज़ फील होती है कि भी सबसे कन्वीनियंट अगर कोई कॉन्टिनेंट है ट्रैवल करने के लिए, तो सबसे बढ़िया घूमने के लिए तो भाई ले देखिए यूरोप ही है, वर्ल्ड में बेस्ट कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें। कुछ कॉन्स है यूरोप के भी, पर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बढ़िया कॉन्टिनेंट घूमने के लिए यूरोप ही रहेगा। वो है सामने B56 जो गेट है अपना, अभी भी भीड़ है यहाँ पे, मेरे ख्याल से करी नहीं स्टार्ट इन्होंने बोर्डिंग, पौना घंटा तो हो गया है। एक लड़की आई, बोली परमवीर मैं तुम्हारी वीडियोस देख के और तुमसे इंस्पायर होके पहली बार खुद से सोलो ट्रिप पे आ गई इटली, और मैं रोम जाने लग रही हूँ, मुझे रिकमेंडेशंस तो बताओ, मैं वहाँ क्या क्या देखूँ, क्या क्या करूँ। मैं बोला मैं 5 दिन पहले जापान था, मेरे को यूँ ही नहीं याद मैंने जापान में क्या देखा था, क्या किया था, कहाँ रहा था, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता। मेरे को खुद ही मेरी वीडियोज़ देखनी पड़ती है कि भी पास्ट में उस जगह में मैं कहाँ पे घूमा था, मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी। और रोम में तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं बोला मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं पता। बस उनका जो मेन सा एरिया था रोम का, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। बाकी जो रोमा टर्मिनी वगैरह मेन ट्रेन स्टेशन था उसके आसपास थोड़ी गंदगी थी। फिर भी बोली कोई नहीं, फ़ोटो लेके बेचारी चली गई। चलो फाइनली बोर्डिंग हो रही है भाई, चलते हैं। सीट चेंज कर दी, दूसरा बोर्डिंग पास दे दिया, पता नहीं क्यों, विंडो वाली है, 2 सीट पीछे दे दिया अभी इन्होंने। बैठ गया जहाज में। हालांकि जो मेरी सीट थी वो थी 75 के, यानी कि खिड़की वाली। बहुत बार होता है भाई लोग लेके, और वो तो चलो ठीक है, मेरे को इन्होंने मुफ्त में साइन कर दी थी, अगर मैंने पैसे दे के ली होती तो ये खिड़की वाली सीट। पर मैं इनके पास, इन बेचारी दोनों लेडीज़ को अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो ये मेरे को अपनी भाषा में इटालियन में बोलने लगी, कुछ ना कुछ मेरे समझ में नहीं आया। फिर मैं बोला कोई नहीं चलो बैठो आप। काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी अपने ट्रिप को लेकर, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, खिड़की से नज़ारे देख लेंगी। और मेरी ये अब इधर वाली सीट आइल वाली, तो एटलीस्ट मैं स्ट्रेचिंग करने के लिए बार बार बाहर जा सकूँ, क्योंकि बहुत देर से ट्रैवल कर रहा हूँ ऑलरेडी, और ये फ़्लाइट भी अब 10 घंटे की होने वाली है, तो बहुत लंबा सफ़र हो गया। हालांकि पैर फिट नहीं आ रहे, फंस गया हूँ बिल्कुल ही। जो विंडो वाली होती है उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, क्योंकि खिड़की होती है ना, साइड में लीन कर सकते हैं, तो वो स्पेस नहीं मिलती है। अभी इसमें पैर बाहर निकालूंगा तो कोई ना कोई चलता फिरता घुटने पे मारता हुआ निकल जाएगा। फिर ये बेचारी मेरे को बोले कि हमारी टीवी में भाषा इटालियनो कर दो। मैं टूटे फूटे जो 2-4 शब्द आते थे उसमें इनको समझाया, फिर इनकी लैंग्वेज चेंज करी। पर एनीवे अब लंबा सफ़र होने वाला है भाई, अब खाना चाहिए घर का खाना। परेशान हो गया मैं। मेरे बैग में जलेबी पड़ी है, बड़े वाले बैग में, पर वो काश अभी होती मेरे पास। ये औरतें मेरे को कह रही थी कि कोई फिल्म चला दो इटालियन में, मैंने चला दी, कल होना हो। मैं बोला बढ़िया फिल्म है देखो।
पिछले 26-27 घंटों से सफ़र करने लग रहा हूँ और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे द बिग एप्पल के एयरपोर्ट पे आ ही गए। हालांकि लैंड हुए तो पौना घंटा हो गया होगा, 1 घंटा होने वाला होगा। बहुत देर तक रनवे पे टैक्सी करे जा रहा था प्लेन, फिर इधर आके फाइनली रुका बहुत देर बाद, तब जाके डीबोर्ड हुए। चल के इमिग्रेशन कराते हैं, फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहा एयरपोर्ट पे अपना। न्यूयॉर्क में JFK एयरपोर्ट है, नॉन US सिटीजन आ रहे भाई। वेटिंग टाइम तो 34 मिनट दिखा रहा है, टाइम लगेगा इमिग्रेशन पे थोड़ा। इमिग्रेशन हो गई है, बैग कलेक्ट करना है अब अपना और फिर निकलते हैं बाहर। भाई मैं लगेज की कार्ट सी ले रहा था, अभी देखा $6 की, इतनी महंगी लगेज कार्ट कहाँ होती है भाई। अभी बार मेरे पास एक बैग फालतू है ना, मेरा बैकपैक तो आ गया, ये तो मैं टांगे रखता हूँ। इसके अलावा एक खाने का बैग फालतू है घर के लिए, खाने का सामान था वो रखने के ले रहा था, पर कोई नहीं, घिसड़ा ही लेंगे। टूट गया था मेरे से वो दिल्ली में, इधर रख रखा है तो इनने, यही अपना स्वागतम। खाली पड़ा है एयरपोर्ट आज तो अराइवल्स। एयरपोर्ट के बाहर आ गए भाई, लैंड होते ही देखो आपने भीड़ थी इमिग्रेशन में काफ़ी, सारे लोग इटालियंस भाग गए प्लेन उतरते कि आगे लग जाए आगे लग जाए। मैं तो लास्ट ही में ही था वीडियो बनाने के चक्कर में। इमिग्रेशन का वेटिंग टाइम लिख रखा था 30 मिनट 32 मिनट, खड़ा रहा मैं आधा घंटा। फिर भाई एक आदमी आया, बोला कि ना आप मेरा नंबर आने ही वाला है, मेरे आगे एक जना और था, एक आदमी आया बोला आप ना इस लेन में आ जाओ, मेरे को दूसरी लेन में ले गया और दूसरी लेन में मेरे आगे 3-4 लोग। अब वो इमिग्रेशन ऑफिसर बोली क्या कर रहा है उस आदमी को जो क्यू मैनेजमेंट वाला था, बोली मैं घर जा रही हूँ, मैं नहीं लूँगी और लोग। फिर वो अगली में ले गया, अगली वाली फिर बोली मैं भी नहीं लूँगी, मेरे पास क्यों ले गया, मैं तो घर जाऊँगी अभी। फिर वो तीसरी लेन में लेके गया, उस लेन में मेरे आगे 7-8 लोग थे, मतलब मेरा नंबर आने ही वाला था, वो बड़ी लेन में छोड़ गया मेरे को। फिर मैं बोला क्या कर रहे तू, मेरा वहाँ अगला नंबर था, मैं उसको बोल भी पड़ा क्यू मैनेजमेंट वाले को। फिर वो बोला सॉरी सर सॉरी। थोड़ी देर में आया, फिर वो मेरे को एक दूसरे काउंटर पे ले गया जहाँ बिल्कुल अगला नंबर ही मेरा था। उसके अलावा एक कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो मेरे ख्याल से फ़्लाइट में दे देते हैं, पर मैं सो रहा था, क्या पता नहीं दिया है फ़्लाइट में नहीं दिया। मैं आ गया था इमिग्रेशन में, ना मैंने फॉर्म भर रखा था। जनरली होता है, मतलब हर बार जब भी मैं US आया हूँ पहले तो भरा ही है वो, तो अगली बार था नहीं, पर मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, इमिग्रेशन पर जाके कह दूँगा कि नहीं मिला है फॉर्म, मैंने भरा नहीं, मैं वर्बली जवाब देता हूँ आपके आंसर्स का। और उन्होंने पूछा भी नहीं। जब मैं गया इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तो बोला कि भाई कहाँ से आए हो, मैं बोला कि भाई इंडिया से आया हूँ अभी। तो बोला किस लिए आया अमेरिका, मैंने बता दिया भाई इसलिए आया हूँ। फिर वो बोले कि भी पहले आए हो आप, मैं बोला हाँ आया हूँ। बोले कितनी बार आए हो, मैं बोला यार याद नहीं है, तो आप के सिस्टम में होगा, मेरे याद नहीं था सही में, ना मैं कुछ तैयारी करके गया था, मतलब बार इतनी इमिग्रेशन हो ली यार, तो कुछ सोचता ही नहीं, एकदम अनप्रिपेयर्ड ही आ जाता हूँ। तो बोला अच्छा लास्ट टाइम कब आए थे, मैं बोला शायद 2023 में आया था जितना मुझे याद आ रहा है, और पता नहीं मेरी 4थी बारी है, 5वीं बारी है, 6ठी बारी है, ऐसे कुछ होगा। बोला चलो ठीक है क्या करते हो, मैं बोला ऐसे घूमता ही हूँ मैं। तो बोला अच्छा बढ़िया जगह बताओ, कौन सी जगह गए हो बढ़िया। फिर थोड़ी देर उससे बात लगा रहा मैं। हर बार वैसे फ्रेंडली होते हैं US इमिग्रेशन ऑफिसर्स। पिछली बार भी, अब मेरे याद नहीं मैं 23 में आया था, 24 में ध्यान करना पड़ेगा, मैं मार्शल आइलैंड्स था जब नवांकुर के साथ, मेरे दोस्त के साथ, तब आया था मैं सैन फ्रांसिस्को। फिर उधर से बाद में न्यूयॉर्क आ गया था। और उन दिनों जब मैं अमेरिकाज़ में ट्रैवल करा था 2022 में 2023 में, तो मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली और लंबी ड्यूरेशंस के लिए अमेरिका रुकता था। लेकिन उसके बाद से फिर यूरोप में ज़्यादा रहा, अफ्रीका में ज़्यादा रहा, तो पिछले कुछ समय से US आ नहीं पाया मैं। तो उसके बाद बस अभी आया, मेरा जो वीज़ा था 10 साल का वो भी एक्सपायर हो गया था 2025 में, वो मैंने रीन्यू कराया, दोबारा मेरा वीज़ा लगा। हालांकि अगर आपके पास पहले वीज़ा लगाओ तो बस आपको ड्रॉप बॉक्स में, कहने का मतलब है ड्रॉप बॉक्स पर आपको बस पासपोर्ट जमा करना होता है और आपका वीज़ा अपने आप लग के आ जाता है। पर मेरे केस में, क्योंकि जब वो फॉर्म भरते हैं US वीज़ा का दोबारा, तो उसमें पूछते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ आपने विजिट करी है पिछले कुछ सालों में, तो वो कंट्रीज़ की लिस्ट इतनी लंबी थी और उसमें कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी, सोमालिया, सीरिया। तो मेरे को अलग से दोबारा वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया था US एम्बेसी में दिल्ली में। हालांकि मेरा वीज़ा रिन्यू होना था, नया वीज़ा नहीं लगना था मेरा, पर वो भी जो ऑफिसर थे उन्होंने एक आधा सवाल पूछा, तुरंत वो रिन्यू हो गया था। तो मेरे नए रिन्यूड वीज़ा पे, जो कि 10 साल का और है, उसमें मैं पहली बारी अब आया हूँ US। चलते हैं अपना पैसेंजर पिकअप लेन में, ये टैक्सी वाली लेन है। इधर ही है अपनी गाड़ी, चल के बैठते हैं गाड़ी में, पहुंचते हैं घर, बोरी पीछे इसके। तो दोस्तों फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क। हमने कौन से देश से स्टार्ट करा था, जापान में स्टार्ट करा था, विच इज ईस्ट ऑफ एशिया। जापान से हम लोग गए इंडिया में, साउथ एशिया बेसिकली, उधर से फिर हम फ्लाई करके गए गल्फ में, मिडिल ईस्ट में दुबई, और दुबई से फिर हम फ्लाई करके अफ्रीका के ऊपर से फ्लाई करके पहुंचे यूरोप, और यूरोप में
मिलान लैंड होने के बाद फिर यूरोप से मैं नॉर्थ अमेरिका यूएस में न्यूयॉर्क, और अब फाइनली न्यूयॉर्क में JFK एयरपोर्ट से आ गया हूँ मैं घर। इस वीडियो को अपन रखते हैं इतना ही। आप लोगों से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर न्यूयॉर्क में कुछ शूट करा दो उस वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। यह अपना सफर जो कि ओसाका में शुरू हुआ था, खत्म हुआ फाइनली न्यूयॉर्क सिटी में आगे। उम्मीद करता हूँ आपने सफर एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को, जिसमें मोस्टली एयरपोर्ट ट्रांजिट्स ही थे लेटली, तो करते हैं अभी इसको फाइनली खत्म और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। हेलो हेलो, ऑडियो टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। दोस्तों बताया अभी भी नहीं है मैंने आपको। मारी मार एले ते लाहौर तक छोरी। और क्या बोलना था यार, और तो स्टोरी थी।